नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आइए सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं। कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन आज भी वहां हंगामा हो रहा है, नारेबाजी की आवाजें आ रही हैं। न करे, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हल्ला हंगामा शुरू हो गया। वंदे मातरम की धुन अब वहां जब बजने लगी तो फिर आप देख रहे हैं ये तमाम सांसद अपनी सीट पर वहां पर खड़े हो गए हैं। तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हल्ला हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी लगने लगी, जय भीम के नारे वहां लगाए जा रहे थे। तो संसद का जो ये शीतकालीन सत्र है, अपने शुरुआती दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक आप देख रहे हैं कैसे हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। हल्ला हंगामा, और कल जो तस्वीर नजर आई वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, यानी जो अभी तक नहीं हुआ था वो देखने को मिला। संसद में जो मकर द्वार है वहां पर आपस में सांसद भिड़ गए। बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर, ये कहते हुए कि उनके सांसदों ने उन पर हमला किया। राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया गया। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के सांसदों ने कहा कि उन्हें धक्का दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, जिसमें 2 सांसद ऐसे घायल हुए कि उन्हें अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। और आज भी इस मुद्दे को लेकर संसद भवन के बाहर आपने देखा किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, और अब कार्यवाही शुरू की जाती है। और अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन आप देखिए कोई भी इसमें किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाई और आखिरकार इसे एडजर्न करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा अनिश्चित काल के लिए। तो ये तस्वीरें लोकसभा की हमने आपको दिखाई। वहां पर जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई, और आखिरकार आज भी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद का जो शीतकालीन सत्र है उसमें आपने देखा पूरे सत्र के दौरान हल्ला हंगामा ही होता रह गया। तो लोकसभा फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हल्ला हंगामा, और उसके बाद यह फैसला लिया वहां सभापति ने। अब आपको राज्यसभा लिए चलते हैं। Action taken by government on the recommendation observations contained in the 155th report on CGHS. 161st report on action taken by government on the recommendation observations contained in the 149th report on implementation of Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan. 162nd report on action taken by government on the recommendation observations contained in the 156th report on review of National Ayush Mission. Thanks, sir. Statement by Minister Shri Manohar Lal. Sir, with your permission, I rise to lay a statement regarding withdrawal made from Contingency Fund of India to meet out expenditure in the emergent case of new scheme, namely Deen Dayal Jan Ajivika Yojana Shahri pilot. Sir, I lay the statements. तो राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू तरीके से हालांकि चल रही है। लोकसभा में तो इतना हंगामा हुआ कि स्थगित करना पड़ा, और उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान दिया। लोकतंत्र के मंदिर पर कांग्रेस ने किया हमला, यह कहा निशिकांत दुबे ने। 13 दिसंबर 2001 से बड़ा हमला ही उन्होंने बता दिया इसे। अर्बन नक्सल के सबसे बड़े सरदार हैं राहुल गांधी, यह कहा है निशिकांत दुबे ने। एनडीए के सांसदों की हत्या करा सकती है कांग्रेस। हमारे साथ निशिकांत दुबे जी हैं, जो इस समय हाथों में तख्ती लेकर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। सर, कोन्याक के साथ जो कल हुआ, सांसद कोन्याक के साथ, क्या कहेंगे? नागालैंड से वो आने वाली पहली महिला सांसद है, शेड्यूल ट्राइब है, और जिस तरह से वो उनके करीब गए उसका वर्णन जो है नहीं कर पाई वो, और वो खुद से रोने लगी। ये डूब मरने वाली बात नहीं है एलओपी को। 70-72 साल के प्रताप सारंगी जी को धक्का देके गिरा दिया, और उसके बाद वहां जाकर कहते हैं ही पुस्ट में ही इज लाइंग। आपको ये क्या दिखाता है? मैं आपको ये इतना ही केवल कह सकता हूँ कि 2001 में इस संसद पर हमला हुआ था जो पाकिस्तानियों ने किया था, लोकतंत्र के मंदिर को। लोकतंत्र के मंदिर पर कल उससे बड़ा हमला हुआ है।
कश्मीर के नाम पर, सीए के नाम पर, पेगासस के नाम पर, देश के लोगों को, अग्निवीर के नाम पर युवाओं को भड़काकर देश को खंडित करना चाहते हैं, उसके सबसे बड़े सरदार राहुल गांधी जी हैं। सर, कांग्रेस का कहना है कि संवेदनशील नहीं होते राहुल गांधी, तो राहुल खुद भाजपा के सांसद जो चोटिल हो गए तो उनको देखने नहीं आते, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने, खासकर निशिकांत दुबे ने उन पर गुंडे कहते हुए हम जो है उन पर बोला, हमला किया, इसलिए वो वापस लौट गए। उसमें उन्होंने क्या कहा, वीडियो में वो भी दिखाई दे रहा है ना, आवाज आ रही है ना, ही पुस्ट में मतलब क्या है कि 72 साल के आदमी ने जो है एक 50-54 साल के आदमी को धक्का दे दिया, 45 केजी के एक आदमी ने 80 किलो के आदमी को धक्का दे दिया। ऐसा कभी आपने देखा है? राहुल गांधी की वो एरोगेंसी है, कांग्रेस की एरोगेंसी है, और कांग्रेस जो है अपने आप को अभी भी राज परिवार ही मानता है गांधी। 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला हुआ था, आपको पता है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये उसी तरह की घटना थी, ये यानी इतनी बड़ी घटना। निशिकांत दुबे को आपने सुना, एनडीए के सांसदों की हत्या करा सकती है कांग्रेस, ये तक कह दिया निशिकांत दुबे ने उनसे जब बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी, आप सुन रहे थे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति बनी हुई है संसद के बाहर और अंदर, दोनों जगहों पर जबरदस्त हल्ला हंगामा। आज की सुबह संसद के बाहर हंगामे से हुई और आपने देखा किस तरीके से विपक्ष के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया, बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सांसद के साथ धक्का मुक्की के बीच, हंगामे के बीच बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत की तबीयत पर एक अपडेट आपको दे दें। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने अपडेट जारी किया है कि दोनों की हालत बेहतर है, बीपी नियंत्रण में है, यह कहा गया है आरएमएल हॉस्पिटल की तरफ से। सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों रिपोर्ट बिल्कुल सामान्य है। दोनों सांसद डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में भर्ती हैं। दोनों सांसदों को दोनों बेटर हैं, बीपी कंट्रोल में है। मिस्टर मुकेश राजपूत जरूर कह रहे थे कि उनको थोड़ा सा हल्का सा चक्कर और भारीपन सर में बीपी है। अभी हैं आईसीयू में रखेंगे या रूम में शिफ्ट करेंगे, ट्रीटिंग डॉक्टर्स का डिसीजन। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, इसलिए कंटिन्यू करना है स्टेटस है अभी का। अभी दोनों आईसीयू में ही हैं। सर, अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा या आज डिस्चार्ज किया जाएगा? तो असल में आईसीयू में क्योंकि मॉनिटर्स रहते हैं एंड डॉक्टर्स सामने ही होते हैं, तो अभी तो वहीं पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है। बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वो आगे क्या करना है। महात्मा गांधी जी का जो स्टेचू है प्रोटेस्ट किए हैं और अब हाउस शुरू हो जाएंगे और जेपीसी का रेजोल्यूशन मूव करने के बाद माननीय स्पीकर साहब के माध्यम से जो भी औपचारिक टिप्पणी होती है वो करके तो हाउस सनेदे करेंगे। फिर जेपीसी का जो रेजोल्यूशन है उसको राज्यसभा में ले जाएंगे और राज्यसभा में उसको पारित करके फिर राज्यसभा का भी सनेदे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 2:30 बजे प्रेस का साथ में मेरा मुलाकात होगा, जो औपचारिक होता है सेशन के बाद में। फिर सब प्रेस में 2:30 को मिलेंगे। किरण जी, जो 2 सांसद घायल थे उनका क्या स्थिति अभी है इसका? 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन, थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोश है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आज़ादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। अभी जो सारे विपक्ष के सांसद हैं वो खड़े हुए थे विजय चौक पे, वहां से उन्होंने मार्च किया संसद की तरफ। वो कह रहे हैं कि उनकी मांगे अभी भी बरकरार है कि गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ेगा। मांगे कुछ नहीं होता है, कांग्रेस खुद माफी मांगना चाहिए। बीजेपी की तरफ से तो हम लोग ने बहुत साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और पूरा उनके तरफ से जो इतिहास से लेकर के आज तक जो उनका कारनामा है उसको हमने गिन के बताया, लेकिन उनके पास, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा।
तो अब हाथापाई पे उतर के आया। तो राहुल गांधी खुद एक नेता है और खुद इस तरह से धक्का मुक्की करना ये तो शोभा नहीं देता है। तो इसलिए हमारे सांसदों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई भी होना चाहिए और साथ साथ में राहुल गांधी जी देश से माफ़ी मांगना चाहिए। ये हमारे एमपीज का जो डिमांड है वो तो जायज़ है, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट शांति से चलना चाहिए, यहाँ हाथापाई नहीं होना चाहिए। आपके एक सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन मूव किया है राहुल गांधी के खिलाफ, क्या और सांसद मूव करेंगे? नहीं, वो जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मूव किया जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में, लोकसभा में राहुल गांधी जी के खिलाफ इसलिए मूव किया कि उन्होंने अमित शाह जी का भाषण का 12 सेकंड का क्लिप्स उठा करके जो झूठ फैलाया उसके खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खिलाफ में नोटिस देने का कारण वही है कि वो 12 सेकंड का क्लिप्स चला करके वो गुमराह करने का कोशिश किया है। इसलिए वो हाथापाई करके चोट पहुंचा है, वो मेडिकल पहुंचा, सबने देखा है उसको। प्रियंका गांधी जी को शायद नहीं देखा होगा, वो टीवी नहीं देखता होगा, सबने दिखाया चोट निकला, खून निकला है। तो खून निकलने को कोई नाटक कर सकता है क्या? तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि 12:30 बजे उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और इस पूरे सत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसमें एक और बड़ी खबर आ रही है, आरएमएल हॉस्पिटल में दोनों घायल बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत का इलाज जारी है। दोनों की हालत अब सामान्य है, लेकिन अभी भी ये सांसद आईसीयू में भर्ती हैं और इस बीच अस्पताल में भर्ती सांसदों से वरिष्ठ नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से आरएमएल हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की है। कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। दोनों जो सांसद हैं फिलहाल उनकी हालत सामान्य है। कांग्रेस ने कल जिस ढंग की हरकत की है वो केवल अशोभनीय नहीं, अक्षम्य है। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है। कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा और अब चोरी और सीनाजोरी, जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को नेता विपक्ष रहने का कोई हक नहीं, यहां तक कहा शिवराज सिंह चौहान जब अपनी बात रख रहे थे, आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा से डरती है। अंबेडकर का अपमान देश नहीं सहेगा, यह बात भी प्रियंका गांधी ने कही है। अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है, इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आजादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी के एफआईआर में क्या कहेंगे मैम? राहुल जी के एफआईआर लगाओ कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम? तो ध्यान बांटने का ये तरीका है, अदानी पर चर्चा ना हो और अंबेडकर का जो अपमान हुआ है उस पर बातचीत ना हो, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया। अंबेडकर और धक्का मुक्की के नाम पर हो रहे हंगामे के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को दिया बैग पर बनी है 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर।
सारंगी का दावा यह कि प्रियंका को दिए बैग पर खून के छींटे भी अपराजिता सारंगी का दावा यह है। प्रियंका ने बैग ले भी लिया। 184 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स के बैग को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। अपराजिता सारंगी बीजेपी की सांसद हैं, उनको आप सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही नजर आ रही है कि चर्चा भले ना हो सदन में, लेकिन सब कुछ बाकी हो रहा है। ये जब बैग दे रही थी अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को, उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। ये देखिए, प्रियंका को आप देख रहे हैं और उनके पीछे से गई अपराजिता सारंगी, उन तक पहुंची और ये बैग उन्होंने उन्हें दे दिया। प्रियंका गांधी ने वो बैग ले लिया और अपने पास रख लिया। बैग पर 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर बनी हुई है। पिछले दिनों में आपने देखा था प्रियंका अलग अलग बैग लेकर पहुंच रही थी। एक पर बांग्लादेश लिखा था, एक दिन एक बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। अंबेडकर और धक्का मुक्की के नाम पर हो रहे हंगामे के बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग दिया है। इस बैग पर बनी हुई है 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर। सारंगी ने दावा किया कि प्रियंका को दिए बैग पर खून के छींटे भी हैं। प्रियंका ने वो बैग ले भी लिया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। अपराजिता सारंगी जब ये बैग लेकर वहां पर पहुंची थी और प्रियंका गांधी को ये बैग उन्होंने दे दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा प्रियंका गांधी कुछ अलग अलग बैग लेकर पहुंचती रही सदन में, जिसके जरिए कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था। तो उन्हीं के अंदाज में उन्हें एक बैग अपराजिता सारंगी ने दिया है और सारंगी ने यहां तक दावा किया कि प्रियंका को जो बैग दिया गया उस पर खून के छींटे हैं। हाथ में एक बैग है, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। बीजेपी की सांसद हैं अपराजिता सारंगी। उन्होंने ये दावा किया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की तस्वीर वाला ये बैग जो है वो उन्होंने प्रियंका को दिया। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर दाहिनी तरफ आपको वीडियो नजर आ रहा है। आप देखेंगे पीछे से जाती हैं अपराजिता सारंगी, प्रियंका गांधी को आवाज लगाती हैं और उसके बाद वो बैग उन्हें दे देती हैं। प्रियंका ने वो बैग रख लिया। 184 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स के बैग को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। तो आप देख रहे हैं संसद भवन के अंदर या बाहर विमर्श के अलावा सारी चीजें हो रही हैं, हर तरह की तस्वीर नजर आ रही है। मेरे साथ नीरज पांडे जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, ये बैग देखकर क्या कहने का प्रयास करती नजर आई अपराजिता सारंगी? देखिए, जब अपराजिता सारंगी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को भी मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान क्या क्या इस देश में हुआ है। इसीलिए उन्होंने वो एक बैग जो प्रिंट करवाया था, उन्होंने 1984 दंगों के लिए याद में उसको प्रिंट कराया गया था। 1984 उसमें लिखा भी था, जूट का वो बैग था और उसमें बाकायदा खून की छींटें डाली गई थी और ये उनको पैक करके प्रियंका गांधी को उन्होंने गैलरी में दिया और प्रियंका गांधी ने साहब से स्वीकार करके अपने पास रख भी दिया। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने देखा होगा, बाद में उन्होंने क्या रिएक्ट किया होगा तो नहीं पता, लेकिन जिस समय अपराजिता सारंगी ने उन्हें भेज किया, उन्होंने दिया, उस समय प्रियंका ने उसे साहब स्वीकार किया और उसे अपने पास रख लिया, हाथों में लेकर वो अंदर पार्लियामेंट की तरफ चली गई। लेकिन आज जब हम अपराजिता सारंगी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस के सरकार के दौरान जो देश में गलतियां हुई, उन गलतियों के लिए उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने इस बैग को प्रिंट कराया और प्रियंका गांधी को आज उन्होंने इसे भेंट किया। तो ये दरअसल राजनीति हो रही है और लगातार राजनीति में दोनों पार्टियां कोशिश ये कर रही हैं कि कैसे दूसरी पार्टी को उनकी गलतियों के बारे में बताया जाए, एहसास कराया जाए और मुझे लगता है इसी दिशा में अपराजिता सारंगी ने वो बिल्कुल नीरज। और देखिए खास बात यह भी है कि प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों में जब बैग लेके सदन के अंदर जाती नजर आई थी, एक बार
फिलिस्तीन लिखा हुआ था उनके बैग पर, एक बार बांग्लादेश लिखा हुआ था। तो उन्हीं के अंदाज में अपराजिता सारंगी ने लगता है कि ये काम करने का प्रयास किया है। जी बिल्कुल अखिलेश, आज उसी अंदाज में, चूंकि करीब 4 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रियंका गांधी जब पार्लियामेंट पहुंची थी तो उन्होंने एक बैग ले रखा था और उसमें फिलिस्तीन लिखा हुआ था। फिलिस्तीन का ये अलग बात है कि बाद में जब प्रियंका जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बैग उनको उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट किया है तो इसलिए वो लेकर आए, लेकिन उसका मैसेज बहुत साफ था और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने उस पर आपत्ति भी दर्ज की थी और कहा भी था कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है, अपने वोटरों को मैसेज देने की कोशिश है, क्या कभी उन्होंने हिंदुओं के लिए इस तरह की बात कही है, ऐसे तमाम आरोप उन पर लगाए गए थे। और उसी के परिणाम स्वरूप उसी के रिवर्स उसमें देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने ये बैग प्रिंट कराया और उन्होंने गिफ्ट किया। अब ये अलग बात है कि वो बैग लेकर प्रियंका चलती हैं कि नहीं, निकलती हैं कि नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज अपराजिता सारंगी ने उसी घटना के बदले में ये बैग प्रिंट कराया और प्रियंका गांधी को ये भेंट किया है और प्रियंका गांधी ने बताया। नीरज, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन अपराजिता सारंगी ने खुद आज क्या कहा इस पर आपको सुनवा देते हैं। पहले 1984 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अम्बेडकर विरोधी रहे हैं और इसी वजह से हम लोगों ने आज 1984 राइट्स के बैग को सामने रखा। आपने बैग किसको दिया? क्या प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। तो बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी जिन्होंने ये बैग दिया जिस पर आप देख रहे हैं 1984 लिखा हुआ है और उस पर जो देखेंगे आप तस्वीरों के जरिए वो खून के छींटे, खून की बूंद के तौर पर वो नजर आ रहा है सब कुछ। ये बैग दिया गया प्रियंका गांधी को। मेरे साथ नीरज पांडे हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपराजिता सारंगी से बातचीत भी की थी। नीरज, संसद का जो शीतकालीन सत्र है इसमें हमने ये देखा कि सकारात्मक जो बहस होनी चाहिए सदन के अंदर, जो विमर्श होना चाहिए वो तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा हर चीज देख लिया हमने, धक्का मुक्की से लेकर हर तरह के नाटक नौटंकी। जी बिल्कुल, ये जो बार का जो सेशन था शीतकालीन सत्र उसमें बहुत कम ऐसा हुआ कि बिजनेस हो पाया हो, बिजनेस चल पाया हो और लगातार हमने देखा कि पहले दिन से लेकर आज आखिरी दिन तक लगातार प्रदर्शन, धक्का मुक्की और एक दूसरे के मुद्दों पर दूसरी पार्टियां विरोध करती नजर आई। आज जो सबसे बड़ी बात है, एक परंपरा रही है कि जब भी लोकसभा समाप्त होती है तो उस समय सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से वैलेडिटरी स्पीच होती है, यानी समापन भाषण होता है जिसमें नेता सदन की तरफ से यानी प्रधानमंत्री की तरफ से स्पीच दी जाती है। वो बताते हैं कि पूरे सेशन के दौरान क्या क्या हुआ, कितने बिजनेस रखे गए, कितने बिजनेस पास हुए, कितने बिल पास हुए और इस सदन की प्रोडक्टिविटी क्या रही। तो बाकायदा नेता सदन के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच होना था वो नहीं हो पाया और उसके बदले में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी वैलेटरी स्पीच में कुछ बोला जाता है, समापन भाषण में बोला जाता है, वो भी नहीं हो पाया। तो आज ये सालों की जो परंपरा रही है आज वो परंपरा भी खत्म हो गई कि जैसे ही आज लोकसभा शुरू हुई और शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। और तो ये जो डिस्कोर्स का लेवल है, विमर्श का जो स्तर है, कहां तक जा रहा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं हमारे दर्शक। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए आपका। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। यहां 46 साल के बाद खोले गए कार्तिकेय मंदिर का आज सर्वे होना है। एएसआई की टीम आज वहां पहुंचेगी। आपको बता दें कि एएसआई की 4 सदस्यीय टीम आज पहुंचेगी संभल। एएसआई की टीम करेगी मंदिर की कार्बन डेटिंग। कार्तिकेय मंदिर और कुएं की कार्बन डेटिंग होनी है। मंदिर और कुआं कितना पुराना है इसकी जांच होगी। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम यहां पर पहुंचेगी और कार्बन डेटिंग जो प्रणाली है उसकी मदद से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर यह मंदिर जो है या फिर यह जो कुआं है यह कब से है, कितना पुराना है। तो पूरी तैयारी वहां पर नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एएसआई की टीम पहुंचने वाली है जिसके 4 मेंबर होंगे, 4 सदस्यीय ये टीम है। वहां पर इस टीम को पहुंचना है और कार्बन डेटिंग के जरिए यह पता करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर कितना पुराना यह मंदिर है। संभल के जिस कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर की प्राचीनता की जांच के लिए एएसआई की टीम आज संभल पहुंच रही है। वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
खग्गूसराय के मंदिर और कुएं की प्राचीनता को जानने के लिए एएसआई की टीम आज यहां पर जांच करने के लिए पहुंचेगी और इसकी जांच के लिए डीएम की ओर से एएसआई को लेटर लिखा गया था और इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मंदिर और कुएं कितने पुराने हैं। तस्वीरें क्या हैं, हम फिलहाल मंदिर के बाहर ही मौजूद हैं। आपको मंदिर के बाहर वाला हिस्सा हम दिखा रहे हैं। मंदिर का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पर पताका लगी हुई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी पहले इसका निर्माण कराया गया था और इसकी जांच के लिए जो एएसआई की टीम यहां पर आज दोपहर बाद पहुंच सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो मंदिर के जो पूरा स्ट्रक्चर है और इसके साथ साथ अंदर वाला हिस्सा किस तरह से है इसकी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जब एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचेगी तो वो मंदिर के बाहरी स्ट्रक्चर के साथ साथ जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं, खासकर उन मूर्तियों में हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, जो शिवलिंग है, इन सब की जो जाँच है वो एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचकर करेगी। कार्बन डेटिंग के ज़रिए इन सभी मूर्तियों की जो जांच है वो की जाएगी। अभी फ़िलहाल जो तस्वीर है वो आप देख पाएंगे, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी से भी थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। मंदिर पुजारी जी, ये बताइए, जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र आ रहा है इसमें किसका इस्तेमाल आपको नज़र आता है? देखिएगा, हमारे ये जो संबल महत्व शास्त्र के अनुसार जो 68 तीर्थ हैं उस तीर्थों से ही इनका गुम्मट सेम, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके इनमें बनाया गया है? ये देखिएगा, इसमें जो है जैसे कहा जाए सुर्खी, चूना, उड़द की दाल और एक सीरा आता, वो मिलाकर पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा करा जाता था, तो ककैयाइड बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे स्ट्रक्चर खड़ा करा गया है। और प्राचीनता पहले आले बनते थे, क्योंकि बिजली का साधन नहीं था, तो देखिएगा आले बहुत बने हुए हैं इसमें, और मूर्तियों के लिए भी आले होते थे। तो जैसे ही प्राचीन हमारे यहाँ और तीर्थ हैं सेम उनकी ही तरह ये हमारा कार्तिकेश्वर महादेव तीर्थ है और हमें विश्वास है कि ये हमारा तीर्थ जो प्राचीन है और जिनका कोई भी लिखित प्रमाण हमें तो बुजुर्ग हमारे बताते नहीं कि कोई हमारे सामने भी बना है। तो जो हमारे बाबा परबाबा भी ये कहते हैं कि हमारे सामने था जब हम छोटे यहाँ खेलते थे। ये सारी चीज़ें जो है वो एएसआई की जांच में वो सामने आएंगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कुआं जो है मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ की पर जब खुदाई की गई तो 20 फीट तक जब खुदाई की गई तो उस दौरान 3 मूर्तियाँ जो हैं वो भी निकली। कार्तिक जी की मूर्ति निकली, गणेश जी की मूर्ति निकली, पार्वती जी की मूर्ति निकली। उन मूर्तियों की भी जांच जो है वो एएसआई की टीम करेगी। और कुआं कितना पुराना है, कितने साल पहले इसका निर्माण कराया गया था, इन सब की जांच एएसआई की टीम करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि मंदिर का निर्माण कितने साल पहले यहाँ पर कराया गया था और कब से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचकर पूजा करते आए हैं। मेरे सहयोगी दिव्यांकर की रिपोर्ट आप देख रहे थे, खुद इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। दिव्यांकर, क्या जानकारी मिल रही है वहां पर, कब तक ये टीम पहुंच जाएगी, कैसे क्या जांच पड़ताल होनी है? चूंकि कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रणाली है, उसके जरिए ये पता करने का प्रयास किया जाएगा कि कितना पुराना है मंदिर। जी बिल्कुल, दोपहर बाद का समय जो है वो पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से लगातार बताया जा रहा है कि जब 4 सदस्यीय टीम मंदिर पर पहुंचेगी और यहां पर जो जांच है वो करेगी, एएसआई की टीम रहेगी और मंदिर के साथ साथ जो कुआं है उसकी भी प्राचीनता के बारे में पड़ताल करने की जो कोशिश है वो एएसआई की टीम की ओर से की जाएगी। एक बार बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। जैसी कुछ देर पहले जब हमारी मंदिर के पुजारी से बात हुई थी तो उनका साफ तौर से कहना है, आपको जो ये ईंटें यहाँ पर लगी हुई नजर आएंगी, इन्हें लाखौरी ईंटें की ओर से की तरह से जाना जाता है और काकया ईंट इन्हें भी कहा जाता है। और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, खासकर मंदिर का स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर की बात करें जिस पे आपको ये सजावट यहाँ पर की गई है, फूल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे और इनमें
सुर्की, चूना, उड़द की दाल और सीरा को मिलाकर जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। और पुजारियों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बाकी जो तीर्थ स्थल हैं, संभल में तीर्थ नगरी के रूप में जिसे जाना जाता था पहले के समय, वहाँ पर जो तीर्थ स्थल हैं उससे ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर इस मंदिर का भी है। और अंदर जिस तरह की जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे शिवलिंग आपको नजर आएगा, नंदी जी की मूर्ति नजर आएगी, हनुमान जी की जो मूर्ति है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। और इन सब की जो जाँच है वो कार्बन डेटिंग के जरिए जब एएसआई की टीम अब से कुछ घंटे बाद यहाँ पर पहुँचेगी तो वो करेगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब से कुछ देर बाद जो है वो एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और इन सभी चीज़ों की जांच, कब मंदिर ये स्थापित हुआ, कब से यहाँ पर पूजा शुरू हुई, कब से यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ, क्योंकि लगातार जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनकी ओर से यही कहा जा रहा है, या फिर जो पुजारी हैं उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि बचपन से वो लोग इस मंदिर के बारे में सुनते आए हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना ये मंदिर है और कब ये बना, इसकी पड़ताल, इसकी प्राचीनता का पता लगाने का काम जो है वो एएसआई की टीम करेगी। और लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ही डीएम की ओर से जो लेटर है वो एएसआई की टीम को लिखा गया था। 15 दिसंबर को डीएम ने ये लेटर जो है वो एएसआई को लिखा था कि एएसआई की टीम यहाँ पर पहुंचकर मंदिर के पूरे स्ट्रक्चर की जांच करे, मंदिर में जो मूर्तियाँ लगी हैं उनकी जांच की जाए और इसके बात का पता लगाने की कोशिश हो कि मंदिर आखिर यहाँ पर कब स्थापित हुआ। और इसके साथ साथ आपको ये भी अखिलेश बता दें कि मंदिर से महज चंद मीटर की दूरी पर ये जो कुआं आपको यहाँ पर लोहे का जो गेट है वो रखा हुआ नजर आएगा, इसे फिलहाल ढक दिया गया है। और एएसआई की जब टीम यहाँ पर पहुँचेगी तो वो इस कुएं की, जिसकी अगर खुदाई की बात करें तो 20 फीट तक इसकी जो खुदाई है वो की गई है। 3 मूर्तियाँ भी निकली हैं, गणेश जी की, कार्तिक जी की, पार्वती जी की, और एक मूर्ति जो निकली है वो कार्तिक जी की, वो खंडित भी है। और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो ये मूर्ति कार्तिक जी की निकली है वो इसी मंदिर की है, कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर। प्रशासन की ओर से ये नाम भी इस मंदिर को दिया गया है और ये भी पड़ताल की जाएगी कि जो मूर्तियां कुएं से निकली हैं क्या लोगों ने उसे विसर्जित किया या फिर जो मूर्ति निकली हैं वो इसी मंदिर की थी और किसी ने जानबूझकर उन मूर्तियों को मंदिर से हटाकर कुएं में फेंक दिया। तो ऐसी तमाम सारे जो पड़ताल हैं वो किए जाएंगे। मंदिर की प्राचीनता से लेकर कुएं की प्राचीनता के बारे में जो पड़ताल है वो एएसआई की जांच के बाद। ठीक है दिव्यांकर, आप नजर बनाकर रखिएगा, वहां पर आज जो भी देखने को मिलेगा वो तस्वीर भी दर्शकों तक आगे हम पहुंचाएंगे। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में इनकम टैक्स की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ग्रुप समेत कुछ कारोबारियों के यहां रेड की सूचना है। 3 दिनों से चल रही इनकम टैक्स की रेड में बड़ा खुलासा हुआ। 2 बैग में करीब 52 किलो सोना बरामद किया गया है। एक लावारिस खड़ी कार में मिला है 52 किलो सोना। इस रेड के दौरान करीब 10 करोड़ रुपए कैश भी जब्त किए गए। अंबुज पांडे में हमारे संवाददाता इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अंबुज, ये जिस तरीके से लगातार भोपाल में पिछले दिनों से लोकायुक्त और आयकर विभाग की कार्रवाई हो रही है, उसी क्रम में ये एक जानकारी मिली थी और रातापानी क्षेत्र में ये एक लावारिस गाड़ी में करीब 10 करोड़ रुपए और 52 किलो के करीब सोना मिला है, इसमें प्राप्त हुआ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई, खासतौर पे जो त्रिशूल बिल्डर्स के ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, ये तार कहीं ना कहीं उसी कार्रवाई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, इसमें और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी हमने देखा था कि लोकायुक्त की एक कार्रवाई में जिस तरीके से यातायात परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही के घर से भी बड़ी मात्रा में करीब 2.5 करोड़ रुपए और 40 किलो के करीब चांदी बरामद हुई थी और वो भी एक बड़ा मामला था। इन सब की कड़ियां एक साथ जुड़ती नजर आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि जब ये पूरी बातें निकल कर के सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर कई बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं इस पूरी कार्रवाई में। जी ठीक है अंकुश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।